देखिए, सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के कोई भी नेता ये ऐतराज एफडीआई को लेकर तो ऐतराज नहीं जता रहे हैं। भले उनके सहयोगी दलों में दबी जुबान ये बात सामने आती है, पहले एनसीपी की तरफ से ये बात कहा जाता है, लेकिन कल शरद पवार ने जिस तरह से बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि नहीं, देश में रिटेल के क्षेत्र में एफडीआई की जरूरत है, इससे रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर कांग्रेस कार्य समिति की हम बात करें तो इस बैठक में प्रधानमंत्री ने भी ये बताया, अपने जो बयान उन्होंने आज से 2 दिन पहले जो राष्ट्र के नाम उन्होंने संदेश दिया था, उस बयान पर भी उन्होंने चर्चा की और विस्तार से उन्होंने ये बताने की कोशिश की। रिलायंस ग्रुप जो है ये इन्फ्लुएंस कर रहा है और इसने पैसा लगाया, गैस निकालने के लिए मदद की, इनके पास हैसियत थी, लेकिन इसको ये कहना कि केजरीवाल ने खुलासा कर दिया गया कि भ्रष्टाचार की आवाज जो है वो बुलंद करिए। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का भी रूप ये अख्तियार करने जा रही है, जल्दी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसके नाम की घोषणा भी की जाएगी। और जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल के, जो बार बार खुलासे कर रहे हैं, पिछले दिनों उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को निशाने पर लिया और जिसके जरिए उन्होंने कांग्रेस को साधने की कोशिश की, और आज उसके बाद गडकरी पर आए और आज उन्होंने रंजन भट्टाचार्य का नाम लिया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद बताए जाते हैं, दामाद है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इन सारे जो ये बार बार नए जो खुलासे वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो पॉलिटिकल इनका जो एम्बिशन है, वो जो चाह रहे हैं कि जनता उनके साथ जुड़े, वो कांग्रेस से जो लोग कांग्रेस से त्रस्त हैं, जो लोग बीजेपी से त्रस्त हैं, वो सब को एक साथ लेकर वो चाह रहे हैं कि वो उनके तरफ, वो वोट बैंक उनके तरफ शिफ्ट हो जाए। तो हमें इस पहलू पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो उन्होंने जो आज बात खुलासे किए हैं वो कोई नई बात नहीं है। कई दिनों से इस तरह की खबरें, कई सालों से इस तरह की खबरें मीडिया में छपती रही हैं और इस बातें आती रहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिकल एम्बिशन है, हो सकता है कि इसके जरिए वो इस अपने वोट बैंक जो उनका जो मुहिम है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो उन्होंने मुहिम जारी कर रखा है देश में, और कुछ दिनों से अन्ना हजारे भी उनसे अलग हटके उन्होंने अलग एक टीम का बना लिया है। तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए आए दिन हो सकता है आने वाले दिनों में केजरीवाल का बिल्कुल प्रतीक जी, भले ही ये खुलासे पहले भी हुए हों, इस तरह की चीजें सामने पहले भी आई हुई हैं, कुमार जो भी दावे कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए बड़ा वो प्रचार विज्ञापन सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं। एक ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि बिहार में सुशासन का राज कायम है, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। जमीनी स्तर पर नेताओं को लोगों की बात समझनी चाहिए। अब जनता दरबार की मैं बात करता हूं, नीतीश कुमार जनता दरबार हर सोमवार को करते हैं, वहां जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को सीधा सुनते हैं। लेकिन एक फरियादी 4 दफे जनता दरबार जाता है और वो सिर्फ एक समस्या के लिए जाता है, उसका निदान नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो फाइल वापस वीडियो के दफ्तर में चक्कर लगाते रहता है, एसपी के दफ्तर में, डीएम के दफ्तर में, जिससे जुड़ा हुआ मामला होता है। जब तक ये तंत्र, जो प्रशासनिक महकमा का तंत्र है, उसको जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे राजनेता और जनता से जब तक सीधा संपर्क नहीं बनाएंगे, तब तक ये इस तरह के वाक्य सामने आते रहेंगे। डीएमके ने जो फैसला लिया है, निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जिस तरह ममता बनर्जी, जो कि सबसे बड़ी घटक यूपीए में सबसे बड़ी घटक 19 सांसदों के साथ, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा घटक दल डीएमके ही है, 18 सांसद इनके हैं, और इधर जब मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर भी डीएमके ने बड़ा कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में हम सरकार के साथ नहीं होंगे, हम सरकार को सिर्फ बाहर से समर्थन देंगे। लेकिन एफडीआई के मसले पर आज जो डीएमके ने अपना रुख अख्तियार किया है और उन्होंने साफ कहा दिया है कि सरकार एफडीआई को फैसले को लेकर पुनर्विचार करे, तो निश्चित तौर पर यूपीए सरकार के लिए एक मुश्किल। कहीं सिर्फ हीरो की छवि अपने आप में बनाने के लिए, जनता के बीच एक साफ सुथरी छवि बनाने के लिए इन रैलियों का सहारा लिया जाता है। इन रैलियों की बैसाखी के जरिए ये नेता आगे बढ़ते हैं और राजनीति करते हैं। देखिए, रैली की बात करेंगे, पटना के और दिल्ली के रामलीला मैदान की दोनों ऐतिहासिक, पटना का गांधी मैदान और दिल्ली का रामलीला मैदान दोनों बहुत ऐतिहासिक मैदान है। रैली के लिहाज से अगर बात करें तो पटना में, जहां पटना के गांधी मैदान से कई ऐसे आंदोलन हुए, अब सन 74 का जेपी आंदोलन भी पटना के गांधी मैदान से जेपी ने आह्वान किया था। रामलीला मैदान में भी जेपी ने उस वक्त एक बड़े आंदोलन की अगुवाई रामलीला मैदान से भी जेपी ने की थी 74 में ही। उसके बाद जिस तरह से पिछले सालों अन्ना हजारे का आंदोलन रामलीला मैदान से देखने को मिला, तो रैलियों का तो अपना इतिहास है, और खास करके गांधी मैदान और रामलीला मैदान को लेके। लेकिन रैली का मकसद जो एक तरह से होता है, जो सरकारें रहती है, चाहे वो पटना में नीतीश कुमार की सरकार हो या दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हो, रैली के जरिए वो अब जनता को ये बताने की कोशिश करेगी कि जो उन पर, चाहे वो बिहार में नीतीश सरकार पर जो आरोप लग रहे हो या दिल्ली में सरकार जो महंगाई और भ्रष्टाचार के मसले से जूझ रही है, तो आज वो अपने उन पर लगे आरोपों का जवाब देने का उनको अभी मौका मिलेगा। जनता जुटेगी, जनता देखने सुनने, अपने नेता को देखने सुनने जरूर आती है, लेकिन ये वोट में तब्दील हो या ना हो, ये 2014 की जो बात हम लोग कर रहे हैं,
ये तो आगे आने वाले दिन ये, क्योंकि अन्ना के आंदोलन में भी काफी लोग वहां भीड़ जुटी थी, अब वो भीड़ हो उसमें से कई लोग होंगे जो आज रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में भी शरीक तो होने ये आए। कहा जा सकता है कि कामयाबी का पैमाना समझना यहाँ पर बड़ा मुश्किल। जहां तक एनआरएचएम घोटाले की बात है तो इसमें 2 सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक हेड क्लर्क जो हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, उनकी मौत हो चुकी है। और इसमें जो हेल्थ कॉन्ट्रैक्टर और हेड क्लर्क की मौत हुई है, ये भी संदेह की स्थिति उसमें भी पैदा हुई कि ये इनकी हत्या थी या ये एक हादसे की शिकार हो गए। तो ये कई सवाल हैं जो एनआरएचएम घोटाले की में जो यूपी में जो तकरीबन 4,500 करोड़ का एनआरएचएम घोटाला हुआ है, उसको दबाने के लिए या इसमें बड़े लोगों की मिलीभगत हो सकती है, ये सारी चीज जांच का विषय है। लेकिन जहां तक देखिए राजेश, इसको अब कैबिनेट की बैठक से सिर्फ बैठक ना मान के इसको एक महा बैठक कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री ही मौजूद नहीं थे, बल्कि राज्य मंत्री को भी इसमें शरीक किया गया था। तो एक पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की बैठक थी। और पिछले दिनों जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है, 22 लोगों का विभागों में फेरबदल की गई है, तो एक बहुत बड़ा फेरबदल जो 2014 में लोकसभा चुनाव होने वाला है उससे पहले किया गया, और संभवतः इसके बाद इतने बड़ा फेरबदल संभवतः ना हो। इसके संकेत प्रधानमंत्री ने भी दिए हैं कि ये एक अंतिम कैबिनेट विस्तार था। लेकिन मैं बताऊं कि जिस तरह से आज की बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्य मंत्रियों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने कामों को पूरे जिम्मेदारी से करें, खास करके राज्य मंत्री जो हैं कई इसमें नए चेहरे हैं, युवा हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर को भी ये इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अपने राज्य मंत्रियों को काम के लिए जितना अधिक से अधिक काम हो राज्य मंत्रियों से काम लें। साथ ही प्रधान